इस बार का जो वीकेंड था वो बड़ा धमाकेदार था, सब कोई बड़े आराम से था कि भाई सैटरडे संडे आराम से एंजॉय करेंगे। लेकिन इसी बीच जो है ग्लोबल जो अरीना में जो खबर आई जो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस को लेकर जो बात आई, कहा गया कि जो है इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जो है ईरान पर हमला कर दिया। अब चूंकि बड़ी खबर थी, कहा गया कि जो वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खamenei साहब, उनको जो है मार दिया गया। तो सर इस कहानी को कैसे देखा जाए? इस कहानी के कई आयाम हो सकते हैं, क्योंकि इस कहानी को इसलिए भी हम लोगों ने सेंटर में लिया कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा, जो इसके रिपरकशंस होंगे वो आप जो है आपसे हम समझना चाहेंगे। जैसे पहला एक दो बात कि एक तो इसका इम्पैक्ट क्या मार्केट पर पड़ेगा लॉन्ग रन में, आज की बात मैं नहीं कर रहा। दूसरा सर कमोडिटी स्पेस में, जैसे सोने चांदी की कीमतों में हम लोगों ने देखा 4 लाख तक चला गया था, सोना जो है 2 लाख तक चला गया था, तो वो अब क्या उसी बुल रन में फिर जाता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा सर क्रूड ऑयल एक बड़ा अहम फैक्टर है, कहा गया कि बड़ा कंफर्टेबल जून के आसपास आ गया था, 60 से 65 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, वो एकदम से शूट अप होकर 80 के आसपास आ गया सर। तो उसका इम्पैक्ट क्या हमारे पेट्रोल डीजल को लेकर आएगा, और तमाम लास्ट में थोड़ा सर जियो पॉलिटिकल टेंशन और डिप्लोमेटिक जो असर है वो भी समझाइएगा। नहीं देखिए, इस ईरान पे जो स्ट्राइक हुई और अब जो पूरा एक फुल ब्लोन वॉर को मैं एक तरह मानता हूँ उसकी शक्ल ले ली इस स्ट्राइक के बाद, इसका सबसे बड़ा, अगर हम फॉरवर्ड लुकिंग अगर हम बात करें विशाल, तो सबसे बड़ा इसमें पॉइंट अब ये निकल के आता है कि आखिर स्टेबिलिटी कब लौटेगी, एक बात, और स्टेबिलिटी आखिर कैसे लौटेगी। क्योंकि दुनिया के तमाम जो मुल्कों के उदाहरण हैं इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जब क्रिएट हुए, आप अफ़गानिस्तान को देख लीजिए, लंबा अरसा लगा वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने का, नई सरकार बिठाने का। आखिर ऑब्जेक्टिव, एक तो ऑब्जेक्टिव अमेरिका का या इजराइल का कंबाइंड एक ऑब्जेक्टिव ये है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर न बनने दिया जाए, ईरान के न्यूक्लियर कैपेसिटीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि ईरान में जो मौजूदा जो रिजीम है अयातुल्लाह अली खमेनी की, उस रिजीम को ख़त्म किया जाए, उसकी जगह एक लिबरल डेमोक्रेटिक एक सरकार वहाँ बिठाई जाए। ये दो बड़े मेजर जो मैं कहूँगा कि ऑब्जेक्टिव लेके अमेरिका और इजराइल चले हैं। अब ईरान को आप न्यूक्लियर कैपेसिटी से वंचित कर सकते हैं, ये आसान है। मान लीजिए आप सारे न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह कर दें, उनको सैंक्शन कर दें, बंद कर दें, लेकिन रिजीम में आपने अयातुल्लाह में अली खमेनी साहब को भी एलिमिनेट कर दिया, उनका खात्मा हो गया। लेकिन अभी ईरान में आपको मैं 2-3 चीज़ें बताऊं, 88 जो बड़े क्लैरिक्स हैं, जो मौलवी हैं, मुल्ला हैं, उनकी एक पूरे की पूरी काउंसिल है जो ईरान के जिनके जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर का चुनाव होता है। उसमें अयातुल्लाह अली खमेनी का बेटा भी शामिल है, जो जिसको माना जा रहा है कि वो भी सुप्रीम लीडर आगे बन सकता है। दूसरी बड़ी चीज़, IRGC को आप कम करके अभी भी आंक नहीं सकते। भले इजराइल ने तमाम मिलिट्री लीडरशिप को, इंटेलिजेंस लीडरशिप को, ईरान की को तबाह कर दिया है, इसके बावजूद आप ये नहीं मान सकते कि IRGC का वजूद ख़त्म हो गया है। तीसरी बड़ी चीज़ कि मान लीजिए आप एक बार को क्लेरिक्स का पूरा तबका आप साइडलाइन कर दीजिए, अगला शासक बनेगा कौन? मान लीजिए नई रिजीम अगर बिठाना चाहते, जैसा वेनेजुएला में किया कि जो वाइस प्रेसिडेंट थी डेल्सी रोड्रिगेज, उन्हीं को अमेरिका ने बिठा दिया, भले इंटरिम वो करके। लेकिन क्या इस तरह के किसी अगर आप व्यक्ति को या लीडर को अगर आप सत्ता पे बिठाते हैं तो क्या वो पॉपुलर रहेगा? क्या वो पॉपुलर वोट्स पा पाएगा? क्या वो वहाँ पे सत्ता को स्थायी तौर पर टिका पाएगा, चला पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये जब तक सॉल्व नहीं होगी, ईरान की स्टेबिलिटी पोस्ट वॉर सबसे महत्वपूर्ण है। उसी पर टिका हुआ है पूरे दुनिया के इक्विटी मार्केट्स, उसी पर टिके हुए हैं आपके कमोडिटी मार्केट्स, उसी पर टिका हुआ है आपका क्रूड की सप्लाई लाइन। चाहे अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात करें, अगर जो $80 पे पहुंच गया जनवरी में, $60 के $59 पे ब्रेंट क्रूड का भाव था, आज 80 पे पहुंच गया फरवरी में, तो फरवरी के एंड में। तो ये विशाल, मुझे लगता है मोटी चीज ये है कि ईरान में स्टेबिलिटी या बहाली का रास्ता आगे कैसे निकलेगा यहाँ से। लेकिन एक सवाल आपसे मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या ये तरीका बहुत सही है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गए, हैंडक्लफ किया, लिया है, उसके बाद देखिए तमाम सीरीज़ ऑफ आप एक्शंस देखते जाइए, अब इस तरह से ईरान में भी किया गया।
क्या ये तरीका है, क्या और भी देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें किसी तरह का खौफ है कि क्या इस तरह का जो बिगर डैडी वाला जो हरकत है ये उनको स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा जा रहा है, या रीज़न को जिस तरह से जो मिडिल ईस्ट क्राइसिस को जो है और नहीं आग बढ़ाएगा? नहीं, देखिए, एक दो चीज़ें हैं इसमें। इस एक्शन को सही गलत साबित करने का जो मामला है या फैसला है, देखिए, ईरान में जिस तरह के प्रोटेस्ट हुए हाल के वक्त में अमेरिका की तरफ से या बाकी के यूरोपीय देश या दुनिया भर की तरफ से ईरान पर जो सैंक्शंस लगे थे, उसने ईरान की इकॉनमी को तकरीबन स्टैंड स्टिल पे ला के खड़ा कर दिया था, एकदम ख़त्म सा कर दिया था। लोगों की समस्या ये थी कि लोग चाहते थे कि ईरान में रिफॉर्म हो। ईरान में महंगाई आसमान पे थी, लोग चाहते थे कि उनको खाने पीने बाकी तमाम जो सहूलियतें हैं वो सस्ती आराम से मिल पाएँ ताकि ज़िंदगी आसान हो। जब करोड़ों की आबादी हो तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आखिर आप जिस सरकार के तहत रह रहे हैं वहाँ आपको चीज़ें सहूलियत मिल रही कि नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप जिस व्यवस्था में रह रहे, क्या वहाँ आपको बोलने सुनने डिसेंट की आज़ादी है कि नहीं, क्या आप वहाँ पे अपनी विरोध दर्ज करा सकते हैं। ईरान ने पिछले 30-35 सालों में 1979 की जो इस्लामिक रेवोल्यूशन जिसको कहा जाता है, कथित तौर पर क्रांति कहा जाता है, उसका सीधा असर वहाँ की महिलाओं पर, वहाँ के प्रेस पर, वहाँ के डिसेंट पर पड़ा। पूरी तरह से उसको ख़त्म कर दिया गया और जिस तरह से ब्रूटल आप कहें कि क्रैकडाउन किया गया, बिल्कुल हाल के जो प्रोटेस्ट हुए जिसमें हज़ारों लोग मारे गए, उसके बाद ये बात तय थी जिसको लेकर अमेरिका, इजराइल और बाकी देश चाहते थे कि खमेनी की सत्ता को ख़त्म किया जाए, वहाँ किसी लिबरल, किसी ऐसे व्यक्ति को लाया जाए जो ईरान की महिलाओं को, बाकी तबके को आज़ादी दे सके, उनकी बातों को सुना जा सके। तो मुझे लगता है ये चीज़ तय थी कि ईरान में आज नहीं तो कल रिजीम चेंज होना है। एक बड़ा बहाना इस बात का था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, पूरा का पूरा जो मिडिल ईस्ट है उसको और ख़ास तौर पर इजराइल को इससे खतरा है। अब सही गलत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इराक हो, चाहे वेनेजुएला हो। क्या एक्शन क्यों लिया गया वो उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं।